हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो यूपी पुलिस एएसआई 2021 के मैथ सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें मैथ्स के सॉल्यूशन काफ़ी इजी वे में बताने की कोशिश करी गई है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू लेवल के एग्ज़ाम्स क्रैक किए हुए हैं। सो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है कि किस टाइप से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने उसी हिसाब से इसमें पुराने क्वेश्चंस देखते हुए कि उनके सॉल्यूशन ईजीएस्ट वे में और क्विकेस्ट वे में कैसे किए जा सकते हैं, लॉजिकली कैसे किए जा सकते हैं, वो मैंने करने की कोशिश करी है। अब देखिए, ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 की पावर 32 इज़ डिवाइडेड बाय 529। तो हमें पता है कि 23 का स्क्वायर यार 529 होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख लूँगा, ठीक है। और ये 529 इससे पूरा कट जाएगा, मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, तो 0 आंसर है। किसी नंबर का 5/6, ठीक है, 675 है, तो उसका 9/20 क्या होगा? तो x की इसको कैलकुलेट मत करो, इंटू 675 इंटू 6/5, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? 25 ज़ा 100, ठीक है। अब एक तो तुम्हारा ये भी होना चाहिए कि ये 9 का मल्टीपल अगर मेरा बन जाए किसी तरह, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे भाई। 3 3 6 12 13 14 15 ये नहीं होगा। 5 5 10 16 17 18 19 ये नहीं होगा। 5 4 9 12 एंड 6 18 तो ये हो सकता है। 3 4 5 11 12 13 14 ये भी नहीं हो सकता। तो 9 से डिविजिबिलिटी इसकी हो रही है, तो आंसर यही होना है, क्योंकि हम 9 का मल्टीपल आ रहा है। बट फिर भी अगर तुमको कहना है कि नहीं मैं तो कैलकुलेट करूँगा, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42 45, 6 6 ज़ा 36 एंड 40 इंटू 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 36 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 364.5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक ने जो है विल छोड़ी अपनी, और अपने 2 बेटों के लिए छोड़ी, एक 16 साल का एक 17 साल का, और उनको बराबर पैसा मिलेगा जब वो 19 साल के हो जाएंगे। तो एक को कितना उम्र हो जाएगा भाई? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। तो मान लो अगर एक को पैसा जो है, एक के पास उसने एक्स छोड़ा, ठीक है, और जब वो 19 के हो जाएंगे, मतलब 16 वाला कितने कितने साल के लिए होगा? 3 साल के लिए। मतलब 10 से मेरा 11 3 साल तक के लिए रहा, और ये 17, ये 10 से मेरा 11 कितने के लिए रहा? 2 साल के लिए रहा। तो x अपॉन वाई मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/11। भाई चेक करके देख लो, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे ये रहेगा 11/10x इज इक्वल टू वाई, तो x अपॉन वाई ये आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि यंगर सन की क्या होगी? यंगर सन मतलब जो 16 साल का है, मतलब कि x, मेरे को x की वैल्यू चाहिए। अब देखो 21 मेरा किसके बराबर होगा? जो इसकी टोटल वैल्यू थी 48300 के बराबर। तो मेरा 10 किसके बराबर आ जाएगा? 21 2 ज़ा 3 ज़ा 2300 इंटू 10 23,000, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फर्स्ट टर्म जो है वो 216 है किसी जीपी की, और कॉमन रेशो 5/6 है, तो ए nth टर्म कैसे निकलती है? ए आर की पावर n-1, मतलब A4 कैसे निकलेगी? ए इंटू रेशो और इसका क्यूब होगा, तो ये 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो 5 क्यूब आएगा मेरा आंसर, मतलब 125 मेरा आंसर हो जाएगा। अब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय इतना %, तो चेंज इन वॉल्यूम बताना है। तो 20% से बढ़ रहा है, मतलब 5 से आपका 6 हो रहा है। 25% मतलब 4 से आप कहाँ जा रहे हो? 5 जा रहे हो। 30% मतलब आप 10 से 13 पर जा रहे हो।
तो इसको कैलकुलेट करो, 5 4 ज़ा 20, 200 एंड 6 5 ज़ा 30, 13 3 ज़ा 39, 390। तो ये कितना आ जाएगा आपका 190 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। तो इतना परसेंटेज चेंज होगा। 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, मतलब 95% मेरा क्या आ गया, इंक्रीज़ आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है 95 N5 921 डिविजिबल बाय 11। तो आपको n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 सिंपली ये होता है कि जो टर्म्स इवन प्लेसेस में हैं उसका सम माइनस जो टर्म्स ऑड प्लेसेस हैं उसका सम, वो या तो ज़ीरो हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। ठीक है, मतलब 10 + n - 7। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 11 करना है, मतलब 3 + n जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो वाली कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो नहीं पाएगी, क्योंकि 3 प्लस है। तो 11 से डिविजिबल कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो आंसर मेरा आ जाएगा 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो साउथ ईस्ट कौन सी होगी, ये। इफ़ शी इज ऑन 72 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 63 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब टोटल कितना घूमना है उसको, ऐसे घूमना है 135। तो 135 कैसे घूमेगा भाई, 90 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, तो 135 यहाँ आएगा। तो ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्टर टी। ओके, तो वैसे ये कितना बैठ रहा है, 17 और 8 25। तो अगर 25 1250 को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है, तो 1 कितने को करेगा, 50 को। तो मेरे मेल्स कितने हो जाएंगे, 17 × 50। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल्स इन सेक्टर आर, अब सेक्टर आर में फीमेल्स कितनी है, 7 8 9 10। यहाँ कितना है, 1000, राइट। दैट मीन्स 100। तो 7 × 100, तो 52 ज़ा 17:14 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है ए लेंट अ पार्ट ऑफ रुपीज़ इतना टू एक्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, रेस्ट टू वाई आफ्टर 4 years इज गॉट अमाउंट इतना। तो उसने वाई को कितना अमाउंट दिया था। देखो इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, पर जो सबसे अच्छा तरीका रहता है इसमें मिक्सचर एंड इसमें एलिगेशन का तरीका रहता है। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि और फिर उसमें जो रेशो निकल कर आएगा यहाँ पर, वो एक्स और वाई का वो रेशो निकल कर आएगा कि कितना उसने पैसा दिया। मतलब यहाँ तो हम ले लेंगे कि भाई इसको जैसे 10% दिया, इसको 5% ब्याज पे दिया, तो यहाँ नेट हम ब्याज निकाल लेंगे इनका। अब वो ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो देखो वो ये बोल रहा है 4 साल बाद उसको इतना पैसा मिला। ये जो है ये पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट, तो हम इसमें भी 1 ईयर का निकालेंगे। कहने का मतलब ये है इंटरेस्ट 4 साल में आपका कितना रहा, 34060 माइनस 26200, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा, 7860। तो ये है 4 साल बाद। तो 1 साल में कितना बनेगा, ये आ जाएगा 1965, मतलब 7860 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1965। अब 1965 जो है वो कितना प्रतिशत है, 26200 का, मतलब परसेंटेज का। तो वो जो परसेंटेज आएगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो इसके और इसके बीच की वैल्यू होती है हमेशा। तो देखो 5 से तो वो वैल्यू बड़ी होगी और 10 से वो वैल्यू छोटी होगी। अब तुम सोचो कि कितना परसेंट रखा जाए, कि अगर मैं इसको 6% देखता हूँ तो देखो 6 2 12 36 37, 6 2 12 13 14 15, तो 1572 ये नहीं आ रहा है। मैं 7 देखता हूँ, 7 2 14, 7 6 42, 7 2 14 18, तो हाँ 7 के आसपास है। अगर मैं 8 देखूँगा तो 8 जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो 7 और 8 के बीच की मैं बीच की वैल्यू ले लेता हूँ, 7.5 क्या उससे आ रहा है। तो देखो 262 इंटू 75, तो ये जब मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा 19650। ठीक है, तो इसका मतलब 7.5% मेरा होगा। तो 7.5% इससे कितना ज़्यादा कम है, 2.5%, और इससे कितना ज़्यादा है, 2.5%।
मतलब इनके बीच का रेशो जो आ गया वो क्या आ गया, 2.5 रेशो 2.5, मतलब 1:1। मतलब कि उसने ये पैसा जो है वो बराबर बांटा है। तो चाहे वो x पूछ ले चाहे वो y पूछ ले, मेरा आएगा इसका आधा, 2 1 2 2 3 6 2 1 1 3 1 0 0। ठीक है, तो उसने x को भी इतना ही पैसा दिया और y को भी इतना ही पैसा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द हाईएस्ट लेंथ दैट इज़ यूज टू मेजर दिस। तो इसमें हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देखो यार इसमें क्या है जो ऐसा सब में कॉमन आ रहा है, कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है 24 में प्रत्यक्ष दिख रहा है कि यार ये कितना हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 24 इंटू 2 आ जाएगा, ये 24 इंटू 3, ये 24 इंटू 4 और ये 24 इंटू 5। तो मैं साफ दिख रहा है कि 24 क्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि ट्रेन जो है वो 136 की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि आधी लेंथ की है उसकी, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है इस स्पीड से 6 सेकंड में। तो अगर वो प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पास करती है ये वाली ट्रेन जो 136 से चल रही है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और ये S1 स्पीड से चल रहा है और ये S2 से चल रहा है, तो इनकी स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड ये निकल कर आती है कि ये ऐड हो जाती है। और अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं S1 और S2 स्पीड से, तो इनकी स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे वो 6 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब अगर मैं इसके डिस्टेंस को d मान रहा हूँ, दूसरी ट्रेन जो है वो आधी है उसकी लेंथ थी, तो वो d/2 हो जाएगी अपॉन स्पीड। अब स्पीड में मैं क्या करूँगा, 136 की स्पीड है, 144 इसकी स्पीड है, तो हो जाएगा 180, बट ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं से 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या दे देगा मेरे को 50। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 300, तो 3d/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। इसका मतलब मेरा d कितना आ जाएगा 200। अब ये d क्या है, ये मेरी इस लेंथ, इस ट्रेन की लेंथ है। अब वो प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस करता है, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड से वो कितने से चल रहा था 136 से, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मैं फिर दोबारा 5/18 कर लूँगा। अब देखो ये काटेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 इज़ इक्वल टू 400, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, राइट। तो 25 इंटू 68 इज़ इक्वल टू 200 प्लस L, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 340, ये हो जाएगा 1700, 1700 माइनस 200 मतलब 1500। तो ये जो मेरी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आ गई वो क्या आ गई 1500। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्मार्ट टीवी है जिसको कि परचेज़ किया गया 15800 से। इसमें प्राइस जो है मार्कअप मैंने इससे कर दिया और डिस्काउंट इतना दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है, ये आपको ऐसे ही दे दिया गया। आप अगर इसको 100 रुपीज़ मान कर चल लो कि जितने में उसको परचेज़ किया गया, अब वो बोल रहा है उसकी मार्क प्राइस जो है मैंने 15% से बढ़ा दी, मतलब मैंने 115 कर दी। उसके बाद मैं 10% मतलब 11.5 डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब मैं इसमें से 11.5 रुपये घटा दूँगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा 103.5। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 3.5%। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि किस रेशो में ग्रॉसर जो है दो पल्सेस को मिक्स करे कि एक तो 75 रुपये पर किलो की वैरायटी का है, एक 100 रुपये पर किलो की वैरायटी का है, ताकि मिक्सचर जो है वो इस ये वाला हो 86.5 प्रति किलो। अब ये एलिगेशन का सवाल है, इसको देखिए करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये 86.5 मिडिल में रखते हैं और यहाँ 100 रखते हैं, तो मतलब ये वैल्यू इन दोनों की बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये 100 माइनस 86.5
ये 13.5 होगा, और 75 माइनस 86.5 माइनस 75 ये 11.5 हो जाएगा। तो 135 अपॉन 115, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 27 रेशो 23। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्टर क्यू। अब देखिए क्यू में टोटल हैं 17, तो 1750 तो मतलब 50 मेरा वो बन रहा है फैक्टर जो बन रहा है मेरा 17 इंटू 50 ज़ा 850 देगा मेरे को, ये है ना। अब मेरे को निकालने हैं मेल्स क्यू से, तो मैं मेल्स कैसे निकालूंगा, 11 इंटू 50 करके। नाउ फीमेल्स फ्रॉम सेक्टर एस, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 जो है अब ये फैक्टर है, और फीमेल्स निकालना है तो 5 हो जाएगा, तो 11 रेशियो 10। तो टोटल वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं, रेशियो नहीं निकालने, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है, और ये हो जाएगा 500, तो क्या हो जाएगा 1050 टोटल। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस 24 है और पाई इतना दे रखा है। देखो सरफेस एरिया का इजी फार्मूला है 4πr², हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, पाई वो बोल रहा है 3.14 लो, और रेडियस वो बोल रहा है 24 और 24 होगा। अब ये किसको सिम्बलाइज़ करेगा, 8 3 ज़ा 24, एंड ये किसको सिम्बलाइज़ करेगा, अगेन 8 3 ज़ा। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मतलब मेरा जो मल्टीपल आंसर आ रहा होगा वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। तो आप कुछ ऑप्शंस रिजेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ देख कर कि कोई 9 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, और अगर ऐसा है कि एक ही 9 का मल्टीपल है तो वही आंसर होगा। तो अब हम देखेंगे कि ये 11 हो गया, ये 15 हो गया, ये 19 हो गया, ये 23 हो गया, और ये 30 हो गया, तो ये 9 का मल्टीपल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देन ये देखेंगे अगेन, ये 11 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 32 हो गया, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नो। तो 11 हो गया, 15 हो गया, 18 19 20 21, 21 और 7 28, तो क्या ये है, ये भी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 11 11 4 15, 15 18 20 27, तो ये क्या है, 9 का मल्टीपल है, तो यही मेरा आंसर होगा। एक तरीका लॉन्ग मेथड से अगर इसको करेंगे तो मैं फिर वैसे ही बताऊंगा। तो 8 8 ज़ा 64, 64 256 इंटू 9 इंटू 3.14, तो 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45 50, 9 2 ज़ा 18 इंटू 314, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि 3 फ्रेंड्स ABC हैं, उन्होंने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद C ने आधी कैपिटल विदड्रॉ कर ली। तो जो प्रॉफिट अर्नड होता है ना, प्रॉफिट अर्नड, वो क्या होता है इसमें कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए करा, तो जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उसको उतना पैसा मिलता है रिटर्न में। अब अगर मैं ए के लिए देखूं तो भाई ए ने जो है 12 इन्वेस्ट किया था, कितने के लिए भाई, 12 महीने के लिए, क्योंकि फॉर अ ईयर बोल रहा है ना वो। अब बी ने कितना किया, 5 किया 12 महीने के लिए, और सी ने कितना किया, अब देखो सी ने जो है 6 महीने तक तो जितना था उतना करा, और 6 महीने उसने उसका आधा करा, तो उसने इतना करा। अब इनकी रेशो देखो कैसे निकालेंगे, 6 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी रेशो आ गई 24:10:15, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको देखूं तो ये मेरा हो जाता है 25 + 24 49,
राइट। तो ये मेरा 49 हो गया टोटल, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट को वो क्या बोल रहा है, 14700, और वो कह रहा है कि सी का निकालो, तो सी का कितना है, 15 है। तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 300 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा, 45 समथिंग आएगा, राइट। तो आंसर मेरा ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें वो कह रहा है कि अ कैंडल इज सोल्ड फॉर 1458 एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%. What would have been the actual profit and loss on it had it been sold for $810? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका लंबा तरीका, ठीक है। लंबा तरीका कैसे है कि भाई अगर आप 135% पर बेच रहे हो तो आप 100 से 35 जा रहे हो, मतलब आप 20 से 27 जा रहे हो, ठीक है। और अब ये 27 का कितने टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स जाएगा एक तो 135 108 जाएगा और 54, राइट, 54 हो जाएगा। तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, 1080, ये सीपी हो जाएगी। और अगर 810 में मैं इसको करता तो ये कितना आ जाएगा, लॉस हो रहा है, मतलब एक्चुअली में लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले तो ये हट ही जाएंगे, लॉस हो रहा है। अब कितने का लॉस हो रहा है वो देखना है। अब देखिए 90 190 एंड 80 मतलब 270, राइट, अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो गया, 25% का लॉस हो रहा है। तो ये आंसर आ गया। अब ये तो था इसको करने का लंबा तरीका। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है उसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहती है, वैसे वो डायरेक्ट है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है। जैसे यहाँ पर तो ऊपर हम लिखते हैं प्राइस 1 फर्स्ट, मतलब एक क्वांटिटी का, मतलब इस तरफ का। नीचे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं क्वांटिटी 1, और यहाँ हम लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ इज़ इक्वल टू, फिर यहाँ हम लिखते हैं प्राइस 2 और क्वांटिटी 2, और यहाँ हम लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब जैसे वो 1458 में करा तो 1458 यहाँ लिखा जाएगा। अब क्वांटिटी क्या थी, एक ही कैंडल था तो हमने 1 लिखेंगे, और प्रॉफिट पर बेचा कितने पर, 35%, तो ये 135 हो गया। इसको हम 100 की टर्म्स में ही मान के चलते हैं, ठीक है। 100 हम इसकी सीपी मानकर चल रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या होता, अगर 810 में बेचा जाता तो प्राइस टू मेरी 810 हो गई, ये मेरा 1 ही, और ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये x मान लो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 810 इंटू 135 डिवाइड बाई 1458। तो ये आ गया 75। नाउ ये जो 75 है ये x की वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 75, अब ये 100 से कितना कम है, 25 कम है। तो 100 से क्योंकि कम है तो ये 25% का लॉस हो गया मुझे, तो ये आंसर होगा। अगर यहाँ पर 125 आता तो 25% का प्रॉफिट होता मेरे को, ओके। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 157 टर्म्स ऑफ AP, मतलब मेरे को S157 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 157/2 A + L। अब मेरी A क्या है, 160, और मेरी L मतलब मेरी 157th टर्म मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को A 157 नहीं पता। तो वो कैसे निकलेगी, A + n-1 156 इंटू D। अब मेरे को D नहीं पता, तो उसके लिए उसने मेरे को थर्ड टर्म दे रखी है ये। तो थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा, A + n-1 मतलब n-1 मतलब 2 है ना, इंटू D।
और ये उसने दे रखी है 170 इज इक्वल टू 160 प्लस 2D। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा कि मेरी 157th टर्म पता चल जाएगी 160 प्लस एन, ये 156 होगा 156 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 780, और 780 प्लस 160 कितना आ जाएगा 940। तो मेरी 157th टर्म क्या हो जाएगी 940, और यही मेरी लास्ट टर्म है राइट। तो वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा, तो 157/2 160 प्लस 940। अब ये दोनों कंबाइन करके आपका कितना देंगे 1100 इंटू 157/2। अब इसमें एक पता है क्या है ब्यूटी है, वो ब्यूटी क्या है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठे, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल कोई बन रहा है क्या। अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो बात अलग है, बट अगर एक ही बन रहा है तो वही आंसर होगा। तो भाई देख लो भाई 3 8 9 10 11 माइनस 5 6 7 8, तो ये नहीं है आंसर। अब ये देखो 3 8 9 10 11 माइनस 9 2 आएगा, ये नहीं है आंसर। 8 9 10 11 10, ये नहीं है आंसर। अब इसको देखो 8 9 10 11 और 6 और 5 11, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं भाई माइनस करके 0 आ रहे हैं। सम एट ऑड प्लेसेस और सम एट इवन प्लेसेस मेरे 0 आ रहे हैं, तो मतलब मेरा आंसर यही है। अगर इसको कैलकुलेट करना है, हालांकि आप कैलकुलेट कर लो 550 इंटू 157, कैसे कैलकुलेट करोगे ओके 5 7 35 5 5 25 26 27 28 5 1 5 6 7 ओके 785 और इंटू 11 है राइट, 8635, आगे 0 चिपका दो, तो ये मेरा आंसर हो गया। द सेल्स ऑफ E इन 2020 वॉज बाय व्हाट परसेंट मोर देन सेल्स ऑफ C। तो E की बिक्री 2020 में कितनी है भाई 65, और C की 2019 में कितनी है 45, तो कितनी ज़्यादा है देन द सेल्स ऑफ C। तो नीचे मेरे को C रखना पड़ेगा, तो 45 रखूँगा राइट। तो अब ये 4/9 आ गया। अब देखो इसको याद रख लो कि जैसे 1/9 होता है, इसको अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में लिखूँ तो मेरा 1.11% आएगा। 2/9 मेरा 22.22, मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा। 3/9 मेरा 1/3 33.33% हो जाएगा। इसी तरह से 4/9 मेरा 44.44% होता है, तो इसको याद रहना चाहिए। तो ये रहेगा 44.44%। ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक ट्रेडर है, उसने आर्टिकल को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा। तो अगर मार्क प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब देखो ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट अगर देता है ए का और उसके बाद B% का देता है, तो हमारा नेट डिस्काउंट क्या होता है कि दिस प्लस दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन 100, यही निकल कर आता है, यही फॉर्मूला है। तो अगर एक 31 है दूसरा 32 है, माइनस 31 इंटू 32 अपॉन 100, ये मेरा नेट डिस्काउंट आएगा। तो कहने का मतलब है कि 31 और 32 कितना दे देगा 63, माइनस 31 इंटू 31 961 प्लस 31 992, तो माइनस 9.92, तो 63.00 माइनस 9.92, ये मेरा कितना दे देगा 53.08। ओके 53.08। अब ये मेरा नेट इफ़ेक्टिव डिस्काउंट बैठ रहा है, ठीक है, नेट डिस्काउंट मेरा ये बैठ रहा है। तो अगर मतलब 100 है मेरी मार्क प्राइस है ना, तो मुझे कितने का बैठेगा 40
6.92 बैठेगा, राइट। तो अगर मैं 31300 कह रहा हूँ तो कितना बैठेगा? तो ये हो जाएगा 31300 मल्टीप्लाई बाय 46.90, तो 00 हटा के 4692 हो जाएगा। 4692 इंटू 313 क्या दे देगा? 14076 एंड ये दे देगा 67041, राइट। 698641। तो और बाद में डिवाइड बाय 100 होगा तो ये आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा यही आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हमारा यही आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ईयर 2001, 11, 21, 31 में ABC की करी गई। वो पूछ रहा है कि पर कंपनी बी ने कंपनी ए से कितना ज़्यादा करा इन सभी सालों में। तो कंपनी ए कितना है, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। 16, 24, 2450, 2450, 50, 2500, 2500 और 6, 3100। और कंपनी बी का कितना हो जाएगा? 8, 7, 15, 1550, 1600, 1600 और 2600, 2600, 2700, 2700 और 3700, ठीक है। तो कंपनी बी ने कंपनी ए से कितना करा? इतना ज़्यादा करा भाई। अब अगर मैं 20% लेता हूँ तो वो तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 20% से तो कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है भाई। देखो 2.65% है क्या? नहीं, और इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो आंसर इन दोनों में से ही है ना। अब मैं इसका 19% निकाल लेता हूँ यार। तो 0.31, इसको 19 से कर दो, ठीक है। तो 19 पॉइंट कुछ होगा जब ये 5.89 आ रहा है यहाँ बनने में, तो आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें वो बोल रहा है कि मोबाइल इज़ सोल्ड फॉर 15825 एट लॉस ऑफ इतना। तो क्या एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा अगर इतने में सोल्ड? तो मैंने ये अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा और इज़ इक्वल टू P2/Q2 इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। CP को हमने 100 मान रखा है, तो ये उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आता है प्रॉफिट या लॉस। जैसे P हो गया प्राइस 1, तो 15825 डिवाइड बाय क्वांटिटी तो एक ही है, प्रॉफिट या लॉस, तो ये 25% लॉस है तो हम यहाँ 75 लिखेंगे। अब P2 कितना है? 25320, और एक ही क्वांटिटी है और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो करो कैलकुलेट। 15 5 75, 15 1 15, 15 5 75, 15 5 75, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5 एंड ये आ जाएगा 120। तो x की वैल्यू आ गई 120। तो 100 के रेस्पेक्ट में मतलब 20% का क्या हो गया? मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गौर जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इधर चल रहा है, अब वो राइट मुड़ा मतलब यहाँ मुड़ा, उसके बाद वो राइट फिर मुड़ गया तो यहाँ मुड़ गया, एंड फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो वो ऐसे मुड़ गया। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? साउथ में। अब देखिए वो कह रहा है कि बोट जो है वो 270 अपस्ट्रीम चली इन 54 घंटा। तो जब अपस्ट्रीम की बात करता है तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है भाई? एक्स मेरी क्या हो गई? स्पीड ऑफ बोट, और वाई मेरी क्या हो गई? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 270/54 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 27 2 ये 5 आ जाएगा, ठीक है।
और x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा मेरा 448 अपॉन 64, है ना। तो ये 7 आ जाएगा। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और वही वो पूछ रहा है, वही मेरा आंसर। अगर वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा होता तो वो क्या हो जाती 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि सम ऑफ जीपी निकालो अप टू n टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे r क्या होती है रेशियो ऑफ टू टर्म्स ऑफ जीपी, a होती है फर्स्ट टर्म और n होती है नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमें पता है 2/5 है, रेशो निकाल लेंगे 2/25 डिवाइड बाई 2/5 इंटू 5/2, तो 1/5 आ गया। 1/5 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 4/5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, यह जाएगा 1/2 1 माइनस 1/5 की पावर n। हमको इसे ऐसे ही रखना है, सॉल्व नहीं करना है। तो ये किस में बैठ रहा है, यहीं बैठ रहा है, बस 1/2 बाहर इसी में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि x जो है वो किसी काम को भाई 131 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसने 47 दिन तक किया, उसके बाद रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय y इन 84 डेज। तो अब हम टोटल वर्क को क्या मान रहे हैं कि भाई एक तो इसने ये जितने में कर सकता है और जितना y ने करा उनका मल्टीप्लिकेशन मान लेता हूँ मैं फॉर इजी कैलकुलेशन। तो मेरे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई 84, है ना, किसकी x की। अब वो कह रहा है उसने लेकिन 47 दिन काम किया है, तो जब 47 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा भाई, कितना काम करेगा 84 इंटू 47 काम करेगा, ठीक है। वो कह रहा है रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय वाई। तो वाई के लिए रिमेनिंग कितना बचेगा, जितना टोटल था उतने में से ये घटा दो, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा भाई 353 एंड 31, तो 84 ही आ जाएगा। तो इतना वर्क रिमेनिंग था। अब इतने काम को y ने 84 दिन में कर दिया, तो y की एफिशिएंसी मुझे इससे पता चल गई कि y की एफिशिएंसी भी कितनी है 84 है। अब वो पूछ रहा है कि दोनों को काम करने में, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो जब हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क है तो हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क क्या है, और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16, ये 2 आ जाएगा, ये 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 2 5 65.5। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीज लीव्स रिमाइंडर एज 7। तो हम इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे पहले कि 8 का क्या हो जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एक तो 2 आ जाएगा, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, राइट। तो 8 3 ज़ा 24 24 5 ज़ा 120, तो 120 मेरा एलसीएम आ गया। अब वो कह रहा है रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, तो 120 k प्लस 7 टाइप का मेरा ये नंबर होगा। तो अब मेरे को 4 डिजिट बनाना है, तो मेरे को पता है अगर मैं 12 8 से करूँगा तो 960 आएगा, और ये 967 हो जाएगा, तो 4 डिजिट का नहीं बनेगा। अब मैं अगर k की वैल्यू को 9 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 12 9 ज़ा 108, तो ये आएगा 1080 प्लस 7, तो मेरा क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर 108। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ नंबर डिवाइड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर डिवाइड बाय 11। इसका बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 3 बच रहा है। आप अगर उस नंबर को 3 मान लो, मैं तो भाई 3 मान रहा हूँ उस नंबर को,
तो अगर मैं 3 को 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, कटेगा नहीं तो 3 बचेगा, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। देन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाई 11, तो स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर मतलब 9 हो जाएगा, और जब 11 से करूँगा तो भी नहीं कटेगा, तो मेरा 9 ही रिमाइंडर बच जाएगा, तो वही मेरा आंसर हो गया। तो ये जो है ये कोई भी नंबर, हाँ ये हर नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। अब जैसे कितने नंबर्स अप टू 700 आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, जब वो यहाँ बोल रहा है बोथ 3 एंड 5 मतलब दे शुड बी डिविजिबल बाय 15, तो 15 से डिविजिबल होने वाला मेरा लास्ट नंबर कौन सा होगा अप टिल, तो 15 4 ज़ा 60, 6 ज़ा 90, मतलब मेरा 690 वो लास्ट नंबर होगा जो मेरा 15 से डिविजिबल होगा, और वो इसकी 46th टर्म होगी, तो आंसर मेरा आ जाएगा 46। इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि इनका सम भी बताओ, तो हम लोग मेरे भाई स्टार्ट करते 15 से और हम जाते 690 तक, और ये बनती हमारी क्या एपी, ये हमारी एपी बनती विद कॉमन डिफरेंस 15, फर्स्ट टर्म 15 एंड लास्ट टर्म 690। तो हम निकाल सकते थे कि भाई 15/2 15 प्लस 690, और उससे हम निकाल लेते, लेकिन खैर यहाँ पे इन्होंने टर्म्स पूछा था तो वो ऐसे ऐसे ही आ जाएंगे, सिंपली आप डिवाइड कर दो इसको 5 3 से 15 से 46 टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर कंपनी ए, तो कंपनी ए फ्रॉम 2011 टू 2021, तो 700 से 900 हो गई, तो 2/7 हो गई। अब देखो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि 1/7 जो होता है वो कितना होता है 14.28%, ठीक है। तो 2/7 क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 28.56%, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज टर्म्स हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/7 होता है 14.28%, देन 1/9 ऑफ कोर्स याद होना चाहिए, ये होता है 1.11%, देन 1/11 याद होना चाहिए, ये होता है 9.09%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट यू शुड। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ा क्विक होनी चाहिए। जैसे 121 है तो ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा तो ये दे देगा 596, 596 तुमको पता है किसका होता है, 24 का होता है ना, डिवाइड बाय, अब ये बोल रहा है, अब 1296 किसका होता है 36 का, है ना, ये 34 का, सॉरी 34 का, 34 का नहीं बल्कि 36 होता है। तो अगर मैं इसमें से 36 माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 144, तो 144 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा तो 2304 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 448, राइट 48, तो 24 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इनमें से बताना है हमको 11 से कौन सा डिविजिबल, तो मैंने बताया था बेस्ट तरीका 11 से डिविजिबिलिटी का, भाई ये कर लो 8 17 18 19, और ये हो गया 16, ये नहीं बैठेगा। अब देखो 8 17 18 19, ठीक है। अब ये देखो 17 18 19 20 21, तो ये भी नहीं बैठ रहा। अब ये देखो 8 और 9 17 18 19, और ये देखो 9 9 18 19 20 21 22, तो ये भी नहीं बैठ रहा। अब फाइनली ये वाला देखो जो आंसर है 8 और 9 17 17 18 19, अब ये देखो 9 10 11 12 13 13 और 6 19, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि एट ऑड प्लेस एट इवन प्लेस जो नंबर्स हैं उनका सम करके अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट शुड बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है पाइप ए जो है वो इतने में एम्प्टी करता है, पाइप बी जो है वो फिल करता है, पाइप सी भी फिल करता है, तो तीनों को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा
टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो आप इसको करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। आप ये देखो कि पाइप एक तरीका ये हो गया, पाइप ABC, ठीक है, ये 48 ले रहा है, ये 72 ले रहा है, ये 96 ले रहा है, ठीक है। और भाई 48 72 96 12 4 ज़ा 12 6 ज़ा 12 8 ज़ा 24 इंटू, तो 24 इंटू 12 होगा। ये इनका वर्क डन हो गया। तो अगर मैं 48 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ -6 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है। और यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तीनों को अगर मैं करूँगा तो मेरा एक यूनिट भरेगा, तो मेरा 24 इंटू 12 मतलब 288 मेरा भरा जाएगा, ठीक है। 288 मिनट्स में मेरा ये टैंक जो है फिल होगा। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक अमाउंट जो है वो डबल कर रहा है खुद को सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल में। तो मतलब इंटरेस्ट तो मेरा 1 ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हो गया। तो ये खुद का 52 टाइम्स कब बनेगा, तो 52 टाइम्स बनेगा मतलब उस पर इंटरेस्ट तो 51 लग रहा होगा। अब प्रिंसिपल तो यही है, रेट वही है, तो टाइम मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 इंटू 3 दैट इज़ 153। एवरेज मार्क्स ऑफ 3 क्लासेस जो हैं वो ये हैं और स्टूडेंट्स ही हैं, तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बताने हैं। तो देखिए 55 का स्क्वायर हो जाएगा, 60 स्क्वायर हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन सब का सम हो जाएगा 13 180, राइट। तो 55 का स्क्वायर क्या आएगा, 3025, है ना। ये 3600, ये 25, 1085 डिवाइड बाई 18, तो 18 6 90, राइट। 18 6 90, तो 85, तो 18 6 is 108, right, and 18 2 36, तो 60 पॉइंट में बैठ रहा है, तो वो यही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है 10620 एंड डिवाइड बाई, ये सारा हमको सॉल्व करना है। तो 3/4 इंटू -15, वो 15 बैठेगा। अच्छा ये देख लो, $88.5। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं कि अगर जैसे हमें डिस्टेंस निकालना है और लेट और अर्ली वाला क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस निकलता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइड बाय 60, प्रोवाइडेड कि ये किस में हो, किलोमीटर प्रति घंटे में हो, सॉरी घंटे में हो,
ठीक है, घंटे में हो, और ये हो किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो अब हम S1 इंटू S2 कर लेंगे, डिवाइड बाय इनके बीच का गैप कर लेंगे, वो क्या बैठेगा 4 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टाइम? 27। भाई 13.5 तो वो लेट हुआ है ना, और फिर 13.5 वो अर्ली पहुंच रहा है, तो बीच में 13.5 दूरी तो वो यहाँ कवर करेगा, और 13.5 दूरी तो यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितनी करेगा? 27 किलोमीटर दूर करेगा, दूरी तय करेगा। तो ये आ जाएगा 23 से 63, 9 से 27 एंड 4 6 तो 9 6 54 किलोमीटर, ये आएगा आंसर, ठीक है। सो एट द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। तो आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम्स के सॉल्यूशन इसी तरह मैं आगे लाता रहूँ। थैंक यू वंस अगेन।